हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन वो कर रहे होंगे। देखिए, हमारे जो कॉमर्स ग्रुप लेवल 6 का जो एग्ज़ाम है उसके सिलेबस को हम कवर कर रहे हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का हमारा जो सिलेबस रहेगा मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो सबसे पहले देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम देखेंगे कि उसके कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं, उसके अंदर उसका नेचर, स्कोप और उसके वेरिएबल क्या क्या रहेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कि नेशनल इनकम, जो राष्ट्रीय आय होती है किसी भी देश की, वो क्या उसके कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या जो वर्ड हैं उनका यूज कैसे होगा और उनका मेजरमेंट कैसे किया जाएगा नेशनल इनकम का। ठीक है, क्या क्या इसकी क्या रहेंगी, विधियाँ रहेंगी जिससे हम नेशनल इनकम का मेजरमेंट करेंगे। उसके बाद देखेंगे हम कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम फॉर कोर सब्जेक्ट। देखिए, जो सर्कुलर फ्लो इनकम है, मतलब जो इनकम है उसका क्या फ्लो रहता है, इसका एक फ्लो चार्ट होता है, मतलब इनकम कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ठीक है, वो सब हम इसके अंदर देखेंगे। फोर्थ टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा कंजम्पशन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन। ठीक है, फिफ्थ रहेगा हमारा मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस की मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है बैंक हमारा, और इसकी क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस रहेगी। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन है वो क्या होता है। क्लासिकल एंड केंजियन थ्योरी ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। केंजियन थ्योरी क्या क्या थी और क्लासिकल थ्योरीज क्या क्या थी, किसके बिहाफ पे कि इनकम की क्या क्या थ्योरीज आई, आउटपुट की क्या क्या थ्योरीज आई, और एम्प्लॉयमेंट जो रोजगार की है वो क्या क्या थ्योरीज आई। और जो एट्थ है पॉइंट वो रहेगा हमारा इनकम डिटर्मिनेशन अंडर क्लोज्ड इकोनॉमी की। एक क्लोज्ड इकोनॉमी है, बंद अर्थव्यवस्था है, उसके अंदर हम इनकम का मेजरमेंट कैसे करते हैं किसी भी देश की। नाइन्थ रहेगा वो हमारा रहेगा इन्फ्लेशन, जो महंगाई है उसका मीनिंग क्या है, टाइप्स क्या है, थ्योरीज इसकी क्या क्या है इन्फ्लेशन की, क्या इसके कारण हैं, क्या इसके परिणाम रहेंगे, और इसको इन्फ्लेशन को हम कैसे रोकेंगे, वो सब हम इस टॉपिक के अंदर कवर अप करेंगे। और जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा बिजनेस साइकिल। जो बिजनेस साइकिल है वो क्या है, मीनिंग फेजेस क्या है, हिक्स और सैमुअल्सन की जो थ्योरी थी बिजनेस साइकिल्स की वो क्या थी, और कैसे हम मेजर्स करते हैं किसका, बिजनेस साइकिल का। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारा हो चुका है और अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो क्लासेस है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप मान के चलिए इसका लगभग 15 डेज टाइम लेंगे, कि 15 दिन के अंदर हम कोशिश करेंगे कि इसके सिलेबस को हम कवर अप करें और अच्छे से समझें। कवर अप तो हम इसको हफ्ते में भी कर सकते हैं, लेकिन हमें अच्छे से इसको समझना है, और समझने के लिए हम क्या है धीरे धीरे क्लासेस बनाएंगे और बिल्कुल आसानी से समझने की कोशिश करेंगे कि इसके सिलेबस में क्या क्या हमारा रहेगा और क्या क्या इसके कॉन्सेप्ट रहेंगे, और इन कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज फर्स्ट क्लास है और इसके अंदर हम आज पढ़ेंगे आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स की हमारी ये आज फर्स्ट क्लास है। तो सबसे पहले देखिए, जो सन 1933 में एक इकोनॉमिस्ट हुए, रैगनर फ्रिश। रैगनर फ्रिश, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांट दिया था, एक माइक्रो और दूसरा भाग था इसका मैक्रो। ठीक है, सबसे पहले देखिए सन 1933 में इन्होंने क्यों बांटा, क्योंकि 1930 में हमारी क्या आती है, एक ग्रेट डिप्रेशन आती है, ग्रेट डिप्रेशन, महामंदी आती है पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के अंदर। ठीक है, उसके बाद ही क्या था, मैक्रो का मतलब एक तरह से हम बोले कि जन्म हुआ। लेकिन उससे पहले क्या था, जितने भी जो हमारे क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे, जो मतलब पुराने जो अर्थशास्त्री थे हमारे, वो क्या मानते थे, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स को ज़्यादा महत्व देते थे। और मैंने आपको बताया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, एक फर्म का, या हम बोलते हैं कि एक इंडिविजुअल का हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। जैसे कि इंडिविजुअल की डिमांड का मेजरमेंट किया, या हमने फर्म की क्या है एक प्राइस को डिटर्मिनेशन किया है, या फर्म की एक सप्लाई को हमने डिसाइड किया, तो वो हम जितना मेजरमेंट करते हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। जबकि मैक्रो का मतलब होता है कि बड़ा। बड़ा मतलब कहने का मतलब ये है कि हम पूरी इकोनॉमी, वोल इकोनॉमी, इसका हम क्या करते हैं, इसके अंदर अध्ययन करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ कि एक देश के रोजगार या एक देश की बेरोजगारी दर,
या हम बात करें एक देश की राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, वही पूरे किसी एक देश की। या हम बात करें कि इफेक्टिव डिमांड, ठीक है। ये जो सारे कॉन्सेप्ट रहेंगे ये हमारे किसके रहेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का अर्थ ये होता है कि हम एक पूरी इकोनॉमी के अंदर जो भी अध्ययन, पूरी इकोनॉमी का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो भी एक मैक्रो लेवल के ऊपर, ठीक है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या करेंगे, इसको आय तथा रोजगार का सिद्धांत भी बोला जाता है। किसको, देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम क्या बोलते हैं, कीमत सिद्धांत के नाम से जानते हैं, कीमत सिद्धांत। और जबकि जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, आय तथा रोजगार का सिद्धांत, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम जो ग्रेट डिप्रेशन थी, मैं मंदी का, हम एक बार उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो 1930 के अंदर ग्रेट डिप्रेशन आती है उसमें क्या था, सबसे पहले क्या था, जो हमारी इकोनॉमिक, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट थे वो क्या मानते थे कि जो इकोनॉमी के अंदर क्या है, लेसिस फेयर, लेसिस फेयर की जो क्या थी पॉलिसी को वो मानते थे। देखिए लेसिस फेयर पॉलिसी क्या है, जिसको हम बोलते हैं लेसिस फेयर पॉलिसी क्या है कि अहस्तक्षेप की नीति, किसकी, सरकार की, कि गवर्नमेंट है उसका कोई भी हस्तक्षेप क्या है इकोनॉमी के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो इस पॉलिसी को जो इकोनॉमिस्ट थे वो मानते थे। वो क्या मानते थे, वो से का नियम के बारे में मानते थे। जे बी से हुए हैं एक, जे बी से, ये हमारे क्या थे, इकोनॉमिस्ट थे, जे बी से मतलब उनका नाम था से, जे बी से का इन्होंने एक नियम दिया था जिसको से के नियम के नाम से भी जाना जाता है। वो नियम क्या था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओवन डिमांड। इन्होंने क्या था, ये एक नियम दिया था कि सप्लाई है वो अपने आप क्या है, डिमांड को क्रिएट कर लेती है, कि बस इकोनॉमी को क्या है कि सप्लाई करना ही ज़रूरी है, कि आप सिर्फ सप्लाई करते जाओ, प्रोडक्शन करते जाओ, अपने आप क्या होगा, डिमांड है वो जनरेट हो जाएगी। ऐसा जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो मानते थे। लेकिन जब 1930 में जब डिप्रेशन आई तो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने बस यही बोला कि आप प्रोडक्शन करते जाओ, अपने आप है वो डिमांड जनरेट हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जो डिमांड थी वो बिल्कुल कम हो गई थी। जो डिमांड थी वस्तुओं की, गुड्स एंड सर्विसेज, उसकी थी जो डिमांड थी वो ऑटोमेटिक कम हो गई थी। और डिमांड कम होने के कारण जो प्रोडक्शन हुआ, जो उत्पादन हुआ वो ऑटोमेटिक क्या कर दिया था, जो भी प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने कम कर दिया। और कम उत्पादन होने के कारण जो जॉब थी, या जब जो हम बात करते हैं रोजगार था, वो बहुत ही क्या हो गया था, बढ़ गया, सॉरी बेरोजगारी थी वो बढ़ गई थी, और रोजगार था वो ऑटोमेटिक क्या हो गया, कम हो गया। बहुत से लोगों को क्या नौकरियों से निकाल दिया गया। और जब लोग रोजगार ही नहीं पा रहे थे, नौकरियों से निकाल दिए गए थे, तो वो किस मतलब कैसे वो वस्तुओं को खरीदेंगे, ठीक है। तो जो डिप्रेशन था वो बहुत ही भयानक रूप ले चुका था और बिल्कुल ही महामंदी आ चुकी थी। तो उसके बाद सन 1936 में, 1936 में जे एम केन्स हमारे एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं। उन्होंने क्या सलाह दी कि सरकार का इंटरफेयर करना ज़रूरी है, कि सरकार है उसको क्या करना चाहिए, अब आगे आना चाहिए और इसका निपटारा करना चाहिए। क्योंकि इकोनॉमिस्ट थे जो क्लासिकल, वो मानते थे कि लेसिस फेयर इकोनॉमी हो। लेकिन इन्होंने क्या कहा, जे एम केन्स ने, कि सरकार को अब आगे आना चाहिए और लोगों को रोज़गार देना चाहिए। तो इन्होंने, सरकार ने क्या किया, उसके बाद क्या किया, रोज़गार को बढ़ावा दिया।
और सरकार ने रोजगार को बढ़ावा दिया, जिससे रोजगार बढ़ा, और रोजगार बढ़ने से क्या हुआ, लोगों की डिमांड बढ़ी, वस्तुएं खरीदने लगे, और जिससे क्या था, इस ग्रेट डिप्रेशन का इन्होंने सामना किया। जैसे कि अब हम अगर बात करते हैं कि एक पॉइंट मेरे दिमाग में आता है, मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ, कि जैसे कि आपने सुना होगा मनरेगा, ठीक है, ये इससे बस मैं कनेक्ट कर रहा हूँ आपको ताकि समझ में आए। आपको एक स्कीम आपने देखी होगी कि मनरेगा स्कीम। मनरेगा में क्या होता है, मनरेगा में लोगों को, जो गरीब लोग हैं उनको क्या दिया जाता है, काम देती है सरकार, ठीक है, काम देती है, जैसे 100 दिन का दिया या 150 दिन का दिया साल के अंदर, ठीक है, मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। ये इसके अंदर क्या है, इनको काम दिया जाता है मनरेगा के अकॉर्डिंग, इसके अंडर में, स्कीम के अंदर में। तो इसका मेन मोटिव ये नहीं है कि हमें मतलब क्या है, अब आपने सुना भी होगा कि कुछ मनरेगा वाले कुछ काम नहीं करते, बस गड्ढे खोद देते हैं। जैसे कि बोल दिया कि भाई एक रास्ता है ये गांव का, ठीक है, और यहाँ इन्होंने बोला कि ये खड्डा खोदा, इधर इधर से खोदो, इधर से खोदो, और मिट्टी कहाँ डाल दो, यहाँ मिट्टी यहाँ डाल दी, यहाँ मिट्टी डाल दी, ठीक है। इसका मेन मोटिव ये नहीं है कि ये रास्ते को ठीक करना है। इसका मेन मोटिव क्या है कि जो गरीब लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी जेब में पैसा पहुंचाना मेन काम है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट डायरेक्ट पैसा डालेगी तो ये लोग काम ही नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि वो फ्री का खाने का उनको मतलब वो पड़ जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, इनसे कुछ काम करवाती है स्कीम के अंडर, और उससे क्या होता है, उन लोगों को कुछ पैसा देती है ताकि वो अपना घर खर्च करें या वस्तुओं को खरीदें, ठीक है। तो मनरेगा स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसका मेन मोटिव है कि लोगों के जेब में पैसा जाए और वो कुछ काम भी करें, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ ये ग्रेट डिप्रेशन था, इसमें भी कुछ ऐसा ही किया था गवर्नमेंट ने कि लोगों को रोजगार दिया, जिससे कि क्या बढ़ा। तो इन्होंने जो जेएम केन्स थे, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इन्होंने अपनी बुक लिखी जनरल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, एम्प्लॉयमेंट एंड ठीक है, ये इन्होंने बुक लिखी 1936 में। और इन्होंने बताया कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं हम, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी अर्थव्यवस्था की जो समस्याएं हैं, जैसे कि हमारी समस्या क्या है, रोजगार की समस्या है, ठीक है, या पूरी जो मनी की समस्या है या सप्लाई की जो समस्याएं रहेंगी, वो हम पूरी एक अर्थव्यवस्था की, ए वोल इकोनॉमी, पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन हम किसके अंदर करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे हम पढ़ेंगे कि नेशनल इनकम हो गया, या हमारा जो क्या है एम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है, या हमारा प्राइस लेवल हो गया, ये सब हम किसके अंदर, इसके अंदर हम ये अध्ययन हम करेंगे, किसके अंदर अध्ययन करेंगे, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करेंगे। तो देखिए जो अगला टॉपिक रहेगा इसके अंदर वो रहेगा हमारा स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है। स्कोप का मतलब होता है क्षेत्र, कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, कि जो राष्ट्रीय आय की क्या क्या थ्योरीज रहती हैं, राष्ट्रीय आय को हम कैसे मेजरमेंट करते हैं, उसकी क्या क्या विधियाँ रहेंगी, क्या क्या उसमें कॉन्सेप्ट रहेंगे, ठीक है, वो हमारा क्या रहेगा, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। दूसरा जो हमारा इसके अंदर रहेगा वो रहेगा थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो रोजगार का सिद्धांत है वो हम इसके अंदर जानेंगे कि रोजगार को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, या बेरोजगारी की समस्या किसी भी देश के अंदर क्या होती है उसको कैसे हम दूर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ मनी, जो मुद्रा का सिद्धांत है कि मनी सप्लाई क्या होती है, मनी की डिमांड क्या होती है, ठीक है, इनको कैसे क्या है एक संतुलन में लाया जाता है, ठीक है। या हम बात करेंगे कि थ्योरी ऑफ मनी सप्लाई या डिमांड से क्या है रोजगार के ऊपर क्या क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, कि जो जनरल प्राइस लेवल है उसको हम कैसे फिक्स करते हैं, उसका मेजरमेंट करते हैं, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है प्राइस लेवल के ऊपर, ठीक है। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कि किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था का जो ग्रोथ है, ठीक है, समृद्धि है, उसकी जो क्या क्या थ्योरीज रहेंगी, ठीक है, उसमें क्या क्या उसके
फैक्टर्स रहेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे करी जाए किसी भी देश की। उसके बाद है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इसके अंदर हम जानेंगे कि एक देश दूसरे देशों के साथ क्या है व्यापार कैसे करते हैं, ठीक है, क्या क्या जो उनकी थ्योरीज होती हैं, क्या क्या उसमें बैरियर्स होते हैं, ठीक है, टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है, वो सब हम क्या है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर करेंगे। तो ये हमारा क्या था स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और ये आपको इसके अंदर टॉपिक हमने देखे भी है कि ये हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मेन टॉपिक हैं, इनको हम धीरे धीरे क्या है कवर अप करेंगे, ठीक है। और इसके बाद देखिए हमारा जो टॉपिक आता है, देखिए तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसके 4 मेजर सेक्टर्स रहेंगे। वो क्या क्या रहेंगे, सबसे पहला रहेगा प्रोड्यूसर सेक्टर, उसके बाद रहेगा हाउस होल्ड सेक्टर, थर्ड वन रहेगा हमारा गवर्नमेंट सेक्टर, और उसके बाद रहेगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे पहले जो प्रोड्यूसर सेक्टर क्या है, प्रोड्यूसर सेक्टर होता है कि जो उत्पादक होता है, उत्पादक क्या होगा, जो क्या करेगा गुड्स एंड सर्विसेज, जो क्या बनाएगा गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करेगा प्रोडक्शन करेगा, उनको बनाएगा और उनको किसको बेचेगा, सेल करेगा, किसको सेल करेगा, ये सेल कर सकता है किसको, या तो करेगा हाउस होल्ड सेक्टर को, हाउस होल्ड को करेगा, या क्या किसको करेगा गवर्नमेंट को करेगा, या इसका क्या करेगा इंपोर्ट या क्या करेगा एक्सपोर्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, ठीक है। लेकिन क्या है ये क्या करता है, ये जो हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है, हाउस होल्ड सेक्टर ओनर होता है किसका, लैंड का, लेबर का, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। आप ध्यान से देखते हैं कि हमारे पास जो पैसा होता है हम वो बैंक में जमा करा देते हैं, ठीक है, और उसी बैंक के पैसे से क्या है इंडस्ट्रीज क्या है लोन लेती हैं, तो उसका जो ओनर होता है वो तो हम होते हैं पैसे के, मतलब कौन ओनर होता है हाउस होल्ड सेक्टर। जैसे कि लेबर है, लेबर कौन प्रोवाइड कराएगा, हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है। ऐसे ही क्या है लैंड कौन प्रोवाइड करवाता है, हाउस होल्ड सेक्टर, क्योंकि आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो क्या करती हैं लीज के ऊपर लेती हैं लैंड को, ठीक है। तो ओनर कौन होते हैं, उनके कुछ लोग होते हैं ओनर। तो वही है कि इनको वो बदले में क्या देता है, इनको बदले में क्या देगा, जैसे लेबर है उसको क्या देगा वेजेस देगा, लैंड को क्या देगा रेंट देगा लैंड प्रोवाइडर को, जो कैपिटल प्रोवाइड करेंगे उनको क्या करेगा इंटरेस्ट देगा, ठीक है। तो ऐसे करके क्या है जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो हाउस होल्ड सेक्टर से जो ये लैंड लेबर कैपिटल है इसके बदले उनको क्या देता है पैसे देता है, और इनको क्या है इनकी सर्विसेज को लेके वो क्या करता है गुड्स और एंड सर्विसेज का क्या करेगा प्रोडक्शन। तो ये हमारा रहेगा प्रोड्यूसर सेक्टर। उसके बाद रहेगा हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है। जो गृहस्थ जो सेक्टर होता है वो क्या होता है ओनर होता है किसका, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, मैंने आपको बताया है। इसके बदले में उनको क्या मिलते हैं पैसे मिलते हैं, और इन्हीं पैसों से वो क्या करता है गुड्स एंड सर्विसेज को क्या है खरीदता है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट क्या करती है गुड्स एंड सर्विसेज का भी कंजप्शन करती है, प्लस में क्या करता है वो रिवेन्यू के लिए क्या करती है टैक्स लगाती है, टैक्सेशन लगाएगी। किसके ऊपर टैक्स लगाएगी, आपके हाउस होल्ड सेक्टर पे भी टैक्स लगाती है, प्रोड्यूसर सेक्टर पे भी टैक्स लगाती है, और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उसके ऊपर भी टैक्स लगाती है। तो टैक्स से ही क्या करती है गवर्नमेंट इनकम जनरेट करती है, इनके लिए क्या है ये एक इनकम होती है गवर्नमेंट के लिए टैक्स। सब्सिडीज क्या है, तो इनकम हम पॉजिटिव ले लेते हैं, टैक्सेस सब्सिडीज क्या है, सब्सिडीज हम गवर्नमेंट के लिए क्या होता है माइनस लेंगे, क्योंकि क्या करती है सब्सिडीज क्या है, सब्सिडीज गवर्नमेंट किसको प्रोवाइड करती है, जैसे कि किसानों को सब्सिडी देना, ठीक है, या किसी इसी वस्तु के ऊपर जैसे कि आपकी डीएपी है या हमारी यूरिया है, तो किसानों को गवर्नमेंट क्या है बाहर से महंगे रेटों में खरीद के किसानों को सस्ते रेटों में प्रोवाइड करवाती है, तो ये सब्सिडी भी प्रोवाइड करवाएगी। ये हमारा कौन सा सेक्टर रहेगा गवर्नमेंट सेक्टर। इसके बाद हमारा जो सेक्टर रहेगा वो रहेगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो फोर्थ मेजर सेक्टर है। इसमें क्या करते हैं हम इसमें करते हैं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। कहने का मतलब है कि एक अर्थव्यवस्था जो एक इकोनॉमी है एक देश है वो दूसरे देशों के साथ क्या करेगा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब हो गया आयात, ठीक है, और इसका मतलब हो गया निर्यात, ठीक है। आयात मतलब वस्तुओं को दूसरे, मतलब आयात हमारे लिए क्या होते हैं किसी भी देश के लिए नेगेटिव रहेगा, और निर्यात क्या रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि आयात जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं वस्तुओं और सेवाओं को हम अपने देश के अंदर खरीदते हैं और हम बाहर के लोगों को क्या है पैसे देते हैं, ठीक है। और एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि हमारी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं हम हमारे देश के अंदर प्रोड्यूस करेंगे और दूसरे देशों को क्या है वो वस्तुएं बेच देंगे, और वहाँ से हम क्या ले लेते हैं मनी प्राप्त कर लेते हैं, मनी ले लेते हैं। जैसे कि इसमें जो है आज के टाइम वो क्या था
डॉलर में पहले क्या होता था, डॉलर में क्या करते थे हम, अमेरिकी डॉलर के अंदर हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को करते थे। और इसके लिए किसी हमारे इंडिया देश को क्या है, एक डॉलर का हमें क्या बनाना पड़ता था, हमने एक मतलब एक रिजर्व बनाना पड़ता था, डॉलर का रिजर्व। ठीक है, एक रिजर्व बनाना पड़ता था। जैसे कि हमने रिजर्व बना दिया कि हमारे पास 10 लाख डॉलर का हमने क्या बना दिया, एक रिजर्व बना दिया। ठीक है, अब किसी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है या कोई भी फर्म है, वो क्या करती है, इंपोर्ट करना चाहती है वस्तुओं को। तो इंपोर्ट करना चाहती है तो वो क्या करेगी, वो आरबीआई या गवर्नमेंट के पास से क्या लेगी, 1 लाख, जैसे उसने 1 लाख का इंपोर्ट करना है तो यहाँ से क्या ले लेगी, 1 लाख डॉलर ले लेगी और बदले में यहाँ पे क्या दे देगी, इंडियन रुपीज़ दे देगी। 1 लाख डॉलर फिर यहाँ से कहाँ चले जाएंगे, दूसरे देश में चले जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ गवर्नमेंट के पास अब कितने रह गए, 9 लाख डॉलर। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, ये हमारे लिए क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट होता है किसी भी देश का ज़्यादा इंपोर्ट जब हम करते हैं। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट वाले क्या करेंगे, हमसे वस्तु और सेवाएं खरीदेंगे, बदले में हमें क्या दे देंगे, डॉलर देंगे, तो हमारा क्या है, रिजर्व बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये हमारे क्या थे, मेजर सेक्टर्स थे, प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो आज की वीडियो में केवल मात्र इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।